मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ये हम लोग की जो क्लास है ये 7th क्लास होने जा रही है, ठीक है। और ये हमारी जो 20 डेज़ प्रोग्राम है इसमें ये हमारी 7 क्लास है, 7th। और हमारा टारगेट ये है कि 20 दिन में हम लोग लगभग, हाँ एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, और 20 के एग्ज़ाम के एकदम क्लोज तक भी चलने का प्रयास करेंगे। जितना मैक्सिमम कवरेज हो सकता है जीएस का, टारगेट है कि लगभग 80-90% जीएस का सिलेबस कवर कर लिया जाए। जीएस की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। 80% अगर कोई 70% भी जीएस कर लेना तो उसको कोई नहीं रोक सकता प्री क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग सिलेबस को ये मान के कि 90% तक हम लोग टच करेंगे बहुत ही तेज़ स्पीड में, और समझते हुए उसको अपने माइंड में सेट करते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार इससे पढ़ रहे हो फिर आप दोबारा जाके नोट्स बना रहे हो, ठीक। यहीं के यहीं आपको ख़त्म करना है चीज़ें। ये एटमॉस्फेरिक चीज़ें बता दी गई थी, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटो की मीसो की आप लोग एक बार हेडिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि हाइट कितनी है, ठीक है, क्या क्या इनका वो है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले अल्बीडो देख लीजिएगा कि ना कि किसी सतह की प्राप्त जो सूर्यताप है, रेशियो होता है किसका, जो सतह पर जो सूरज की रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, और उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वहाँ से, उसका रेशियो क्या होता है, एल्बिडो होता है, ठीक है। तो इसका एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं। और इसमें कि हालांकि आइसोथर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसमें क्वेश्चन भी बना है कि जो आइसोथर्म है, थर्म मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो समान तापमान वाली जो प्लेसेस हैं उनको जोड़ता है। और ये क्या होता है, पैरेलल टू लैटिट्यूड्स होता है, ये लैटिट्यूड होते हैं ना, तो इन्हीं के पैरेलल चलता है ये, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इनके पैरेलल चलता है ये लैटिट्यूड्स के, और इनमें क्या है, ईस्ट टू वेस्ट चलता है। जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, और ये कैसे चलता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पता हो गई, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें जो आपको पता करना है वो ये है कि ये का क्या होता है विजिबिलिटी को लेके, मोर विजिबल इन सदर्न हेमिस्फीयर एज नदर हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड मासेस। ये ग्लोब है, ठीक है। तो जो नर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें देखिए मासेस ज़्यादा है ना, लैंड फॉर्म ज़्यादा, लैंड वगैरह है ना, कॉन्टिनेंट्स वगैरह ज़्यादा है, और यहाँ पे ओशनिक रीजन है, लैंड फॉर्म्स यहाँ पे मतलब कॉन्टिनेंट्स वगैरह कम है। तो जो आइसोथर्म्स होते हैं तो ये सेम प्लेसेस की बात करते हैं, तो प्लेसेस वहीं पे ज़्यादा होंगे भाई। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा लाइंस मिलेंगी। यहाँ जब है ही नहीं प्लेसेस, ओशन ही ओशन ज़्यादातर है, तो यहाँ जाहिर सी बात लाइंस कम दिखेंगी। तो मोर विजिबल कहाँ हो गया, मोर विजिबल हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कैसे, आपको जो हमने बताया है उसको कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोच लो कि कन्फ्यूज़न भी ये सोच लो कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट ज़्यादा हैं तो प्लेसेस है ना। और यहाँ पर क्या है कि अब देखिए, जैसे यहाँ कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, प्लेसेस ज़्यादा हैं, तो सेम प्लेसेस के जो होंगे उन पे लाइन जो है जाएंगी, ठीक, मिलेंगी। बट यहाँ पर समझिए एक भू का भाग है ना, भूभाग जिसे कहते हैं, लैंड मास है ना, भूभाग जो है, जो पार्ट है, सपोज़ वो सामने आएगा तो दिखेगा कम, ऐसे आप समझिए। और नर्दर्न में क्या है, नर्दर्न में क्या है, पूरा खुला है, ओशन ही ओशन है, बीच में कहीं कोई रोकने वाली दीवार, कोई कंट्री, कोई ज़मीन का भाग है नहीं, कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। तो वही है कि सदर्न में ज़्यादा विजिबल है, नॉर्दर्न में क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न में लैंड मास ज़्यादा है, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसमें आइसोथर्म्स आर मोर इन जिगजैग फॉर्म, ठीक। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें क्या है, जिगजैग फॉर्म्स हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। क्यों, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए यहाँ पर लैंड मासेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यूँ सीधा मिला जाके फिर ऐसे गया, है ना। तो जिगजैग फॉर्म में कहाँ पर ज़्यादा है, नॉर्दर्न में है। और विजिबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है, विजिबिलिटी हमारी सदर्न में ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। हम आपको याद भी कराते हुए चल रहे हैं इस वजह से, ठीक है। वही आपको बताया कि जितना भी कवर हो वो माइंड में आपके सेट होता चले, तभी मज़ा आए, ठीक है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा।
तो ऐसा आपको करना है। नॉर्दर्न का आपको पता थी कि नॉर्दर्न में विजिबिलिटी तो कम है, सदर्न में विजिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन नॉर्दर्न में क्या है, जिग जैग फॉर्म है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आइसोथर्म की बात हो रही है। जब आइसोथर्म लाइंस आर क्लोजर, जैसे देखिए पास पास लाइंस हैं, ठीक है, तो शोज़ हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस, है ना। जब याद रखना, ये स्टेटमेंट में पूछा भी जा चुका है, शायद 2024 में क्वेश्चन था इससे, कि जब आइसोथर्म की जो लाइंस होती हैं जब ये पास पास जा रही हैं, है ना, तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस, ये चीज़ आपको याद रखना कि हाई टेम्परेचर डिफरेंस है, तभी ये जो है क्लोज आ रही है। जब आइसोथर्म लाइंस आर क्लोजर इट शोज हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस। जितना ज़्यादा क्लोज हैं उतनी ज़्यादा टेम्परेचर रेंज की डिफरेंसेस हैं। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि क्लोज दूर होता तब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ऐसे मत इसको रिकॉल कीजिएगा। इसमें ये याद रखना है कि जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इसमें होगा, हाई रेंज उतनी ज़्यादा इसमें होगी, ठीक है। ठीक, और देखिए जब ये दूर दूर होंगे तो जाहिर सी बात है लो टेम्परेचर डिफरेंस होंगे। तो आपको यहाँ ये चीज़ बस ऐसे याद रखनी है कि इसमें सर ने उल्टा करने को बोला कि जब पास पास थी तो हाई टेम्परेचर डिफरेंस था, और जब दूर दूर था तो लो टेम्परेचर डिफरेंस था। इतना आपको दिमाग में रख लेना है बस। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई आइसोथर्म के बारे में। फिर आइसोबार्स के बारे में सेम चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये बार्स क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। वो जिनका सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उनको मिलाती रहेगी आपस में जाकर, ये ऐसे मिली, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, ऐसे ऐसे मिलेगी, ठीक है। क्या चीज़, आइसोथर्म इज़ फॉर सेम टेम्परेचर एंड आइसोबार्स इज़ फॉर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आइसोबार्स लाइंस क्या है, जब आइसोबार क्लोजर होंगी तो मतलब जो इंटेंसिटी होगी प्रेशर की वो ज़्यादा होगी। जब दूर दूर होगा तो मतलब दाब की जो प्रवणता होगी, वायु दाब, ठीक, वो क्या होगा, वो कम होगी, ठीक है। जितना देखिए जितना क्लोज है उतना ज़्यादा अधिक है, और जितना दूर है उतना ज़्यादा दाब कम है, ठीक है। ऐसे आपको इसमें थोड़ा सा याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आइसो थर्म्स एंड आइसोबार्स के बारे में बस इतनी चीज़ें, 5-6 पॉइंट ये और 5 3 4 5 पॉइंट ये, ठीक है। ये आपको बता दिया कि व्हेन दीज लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर दाब की प्रवणता जो है अधिक होगी, मतलब जितने ज़्यादा ये पास होंगे दाब की इंटेंसिटी उतनी हाई होगी, जितने ये दूर दूर होंगे दाब की प्रवणता उतनी कम होगी, ठीक है। और ये वायु दाब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा किस जाता है, बैरोमीटर से, ठीक है। और इन्वेंट किसने किया था, टॉर्सेली ने। तो ये भी आपको यहाँ बता दिया मिसलिनियस में क्वेश्चन डाल के, या इसी में एक स्टेटमेंट डाल के पूछ सकता है कुछ गलत नाम दे करके। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि बनाने जो मेज़र करता है बैरोमीटर, बनाने वाले का नाम टॉर्सेली, ठीक। अब एक बार क्विक रिवीजन में आपको बता देते हैं सारा सब कुछ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा दोबारा बता रहे हैं कि आइसोथर्म सेम टेम्परेचर की जो प्लेसेस होंगी वो जोड़ेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड के पैरेलली चलेगा, लैटिट्यूड ये ईस्ट टू वेस्ट चलेगा, ठीक। दूसरा, ये सदर में ज़्यादा विजिबल होगा क्योंकि वहाँ लैंड मास कम है, नॉर्दर्न में विजिबल कम होगा क्योंकि लैंड मास वहाँ पे ज़्यादा है, अवरोध ज़्यादा है, ठीक। नॉर्दर्न में क्योंकि लैंड मास ज़्यादा है, जगह कंट्रीज ये सिटीज़ और लैंड मास ज़्यादा होने के कारण ये किस फॉर्म में, ये जिग जैग फॉर्म में है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये क्लोज होगा उतना टेम्परेचर डिफरेंस हाई होगा, और जितना ज़्यादा ये दूर होगा उतना लो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। आइसोबार में बात एटमॉस्फेरिक सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जगह की बात ये है, इसको नापता है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्वेंट किया था टॉरिसेली ने। अब आइसोबार में क्या होता है, जितना ज़्यादा पास होगा उतना जो है प्रेशर अधिक होगा, जितना आइसोबार की लाइंस दूर होंगी उतना दाब का प्रेशर क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी। इतनी चीज़ बस आपको पता करनी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का आपको रेशियो याद कर लेना है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा। ये के लिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा तो ह्यूमिडिटी घटेगी। इतना चीज़ आपको एक पता होना चाहिए, बेसिक है, बेसिक में ही फंसाता है,
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सब कर लेते हैं, बेसिक में ही घुमा लेता है। ठीक है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन के फैक्टर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन के फैक्टर्स क्या क्या हैं। इसको हम बताएंगे नहीं, बेसिक है और सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं हाईएस्ट टेम्परेचर के, लोएस्ट टेम्परेचर के, ये सब पूछी गई चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ है। थोड़ा सा कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए बोरियत होने लगी, जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी करे करे, तो थोड़ा सा आपको उठा के ले चलते हैं, हल्का सा मज़े मज़े में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हिस्ट्री के भी याद करा देते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड मैप में हम लोग कर रहे थे। क्रिस्प मिशंस, हम लोग डेट के तो याद करेंगे ही, मंथ भी याद ज़रूरी है। क्रिस्प मिशन आप देखिएगा कि मंथ भी दे देता है, तो क्रिस्प मिशन आपको याद रखना है भैया, मार्च 1942। क्विट इंडिया 1942 तो था, लेकिन 8 अगस्त था। CR फार्मूला की बात करें तो अगेन मार्च था, 44 था। वेवल देखिए, वेवल से ऐसे याद कर लो, ऐसे लिखा है ना, 5 ऐसे लिखा जाता है ना, तो 1945 वेवल से, W से 45 बन रहा है। ठीक, जून की डेट थी। और जून में व्याकुल, वेवल को लिख लीजिए व्याकुल, जून में होती गर्मी है ना, तो व्याकुल हो जाते हैं गर्मी में ना, तो जून में व्याकुल हो गए। CR फार्मूला 1944 1944 मार्च में। फार्मूला हम लोग कब निकालते हैं, मंथ क्लोजिंग में, सॉरी ईयर की क्लोजिंग हम लोग फार्मूला निकालते हैं कि सबकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो मार्च 1944 हो गया, और क्रिस्प हो गया आपका 42, क्विट इंडिया हो गया 42। और क्विट इंडिया मूवमेंट में आप याद रख लेना 8 अगस्त, और उधर याद रख लेना कि क्रिस्प में सर ने बताया था मार्च। तो ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, क्रिस्प मार्च 42, क्विट इंडिया 8 अगस्त, मार्च 44, वेवल जून, व्याकुल हो गए गर्मी में जून की। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सितंबर 1946 फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल, ये दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। हिंद फौज क्या है, 6 सितंबर 1942 डेट याद रखनी है, और ट्रायल की डेट आपको याद रखनी, नवंबर 1945, लगभग 3 साल बाद। ये तो सितंबर 1942 और ट्रायल की याद रखनी है 1945 नवंबर में। और कैबिनेट मिशन तो आपको पता ही होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 24 मार्च 1946। अब जब कैबिनेट मिशन आप याद करेंगे तो इसको मत भूलना, इंटरिम गवर्नमेंट को। ठीक, इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर है, 2 सितंबर 1946, उसी वक्त आप याद करना है आपको कैबिनेट मिशन। ये कब आया, 24 मार्च को 1946। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में सेट रखनी है, इनको तो भूलना नहीं है। ठीक है, कि आया कब कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946, और इंटरिम कब आया, 2 सितंबर 1946। और ये सारी चीज़ें आपको हम ट्रिक से बता दी हैं। ठीक, चलिए फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटी के फैक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लीजिए एकदम छांट के लाया गया इसको। ठीक है, मिस कर ही नहीं सकते हो, एकदम छांट के यहाँ पे रखा हुआ है, बच नहीं सकता है पेपर कि यहाँ से क्वेश्चन ना उठें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको हम बताते हैं मनी बिल के बारे में। आपको भी पता होगा हमेशा मनी बिल से क्वेश्चन आता है, घुमा देता है। अभी हाल ही में 100 आर्टिकल 109 पूछ लिया था, तो लोगों ने गलत कर दिया था उसको, सब 110 रट्टे बैठे हुए थे। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए मनी बल के ये जो 6-7 पॉइंट हैं, बस यही आपको दिमाग में चिपका लेने हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको सोचना है कि आप रोबोट हो, सामने ये मनी बिल का चार्ट रखा है, इस चार्ट को यहाँ से उठाना है और अपने दिमाग के अंदर घुसा के एज इट इज़ ऐसे चिपका लेना है, शुद्ध भाषा में। कोई यहाँ ज्ञान, किसी की कोई ज्ञान की बातें नहीं करना है, ज्ञान रखने वाले सब बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, और बस क्रैक करने वाले, रटने वाले, समझने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले अंदर हैं। तो मनी बिल, ठीक, अब देखिए, बिल मनी बिल है कि नहीं, बिल इज़ मनी बिल और नॉट, डिसाइडेड कौन करता है, स्पीकर करता है। कौन सा, लोकसभा का। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, हु डिसाइड्स इट, इट इज़ डिसाइडेड बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल इज़ 110, 110 सब क्लॉज 3, 110 ऐसे आप लिखते चलिए, सब क्लॉज 3 ऐसे उठा के धर देगा। ये आप समझ लीजिए, जब उसको टेक्निकल बनाना होगा तो ऐसे ही उठा दे देगा। आर्टिकल 1103 क्या कह रहा है, तो उसमें 5 छोड़ दे देगा, ऐसे ही घुमाता है वो। और अब आप तो देख ही रहे होंगे आरओ में क्या चल रहा है। लोग, और जो लोग धरना देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
पीसफुल असेंबल हो वहाँ पर, ठीक। इसकी इजाज़त आपको संविधान भी देता है। कोई गलत तरीके से नहीं, अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आप आवाज़ आयोग तक पहुँचा सकते हैं, ठीक। जो भी डेट्स हैं वहाँ ज़रूर पहुँचिए, वरना ऐसा ही होता रहेगा और मेहनत व्यर्थ जाती रहेगी। तो बिल है कि नहीं, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये बिल है कि नहीं डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 110 का 3। बस जितना बता रहे हैं उतना आपको याद करना है। फिर दूसरा याद करना है कि लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक, द रिकमेंडेशंस गिवन बाय राज्यसभा। इसमें लोकसभा रिकमेंडेशन मांगता है, चलती लोकसभा की है, राज्यसभा से रिकमेंडेशन मांगता है खाना पूर्ति करने के लिए। उसको ये क्या करता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बस फॉर्मेलिटी करा रहा है, ठीक। फिर देखो, प्रेसिडेंट कैन गिव और विद होल्ड असेंट टू मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि सारी चीज़ जितनी यहाँ इस नोट्स में, इस वीडियोज़ में है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए फिर से हाईलाइट कर दिया आपको कि घुमा देगा कि विद होल्ड नहीं कर सकता। तो आप कहोगे नहीं, प्रेसिडेंट के पास ताकत है, क्षमता है, वो विद होल्ड कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है, विद होल्ड कर सकता है, रुका हुआ है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता है। ये चीज़ याद रखना आप, रिटर्न नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, की वापस से लोकसभा को रिकन्सिडरेशन के लिए वो भेज दे। एक बार आ गया तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र ही है, ठीक है। विद होल्ड, विद होल्ड कर सकता है कि नहीं, यस, विद होल्ड कर सकता है बट रिटर्न नहीं कर सकता। और स्पीकर डिसाइड करता है, और रिजेक्ट और एक्सेप्ट करे राज्यसभा की रिकमेंडेशन, ये लोकसभा के ऊपर है। राज्यसभा कैन गिव रिकमेंडेशंस, ठीक, राज्यसभा इसमें रिकमेंडेशन दे सकता है, लोकसभा एक्सेप्ट करे या ना करे लोकसभा की मर्जी है। कितने दिन के अंदर, विद इन 14 डेज, समझिएगा। राज्यसभा के को अपने पास 14 दिन तक रखने की क्षमता है, इसको 14 दिन तक अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है, वरना वो मान ली जाएगा फॉरवर्डेड है। लोकसभा पासेज इट टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन, और लोकसभा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि लोकसभा इसको राज्यसभा के पास भेजता है, कहता है भैया लो, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने भेजा है, आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, बट हमारा चलेगा हमारा ही, ठीक। तो किस पे ये बोलता है, 109 आर्टिकल पे। यही धरा था, यही क्वेश्चन आया था 109 को मनी बिल से रिलेटेड है कि नहीं, और लोगों ने 110 समझ करके वहाँ गलत कर दिया था, ठीक है। ये देखो आर्टिकल 109 क्या है, स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल की। आर्टिकल 109 जो है वो भी आपका रिलेटेड है इससे, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये देखो, वो 109 के सारे आर्टिकल्स मनी बिल से रिलेटेड हैं, और मनी बिल राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ये बात भी आर्टिकल 109 का सब क्लॉज 1 कहता है कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और स्पीकर डिसाइड करेगा, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आपको ये सब आर्टिकल्स, ये 110 वाला, ये 109 वाला, 109, 109(1) और 109(2), इतना चीज़ आपको पता है तो मनी बिल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। इतने से ही 10-20 क्वेश्चन बन जाएंगे प्यार से, बस। दूसरा देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। अभी सिर्फ रटवा रहे हैं, जो पेंडिंग है वो आपको इसलिए भी नहीं बताएंगे, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो आपके अंदर, बोरियत ना लगे। तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आर्टिकल 85 के बारे में बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल 85 कहता है कि देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ, मतलब ये जो होता है ना, 2 सेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए। क्वेश्चंस देखे होंगे आप अक्सर, वनडे एग्ज़ाम से लेकर के और आयोग तक के एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 85 कि 6 महीने का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। हैंस मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज़ नेसेसरी ट्वाइस पर ईयर। स्टेटमेंट दे सकता है कि कंपलसरी है 2 बार होना या नहीं है, या 1 बार होना कंपलसरी है,
या 4 महीने हैं या 3 महीने में है या 6 महीने में, तो सिंपल आपको बस आर्टिकल 85 ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 2 सेशंस की बात अगर करेगा तो 6 मंथ की गैप की बात करेगा, ठीक है। और मीटिंग ट्वाइस अ ईयर, जब 6 महीने का होगा तो 6 6 बार 2 ही बार होगा, तो ट्वाइस अ ईयर, तो यानी 6 महीने ट्वाइस अ ईयर, आर्टिकल 85। इतनी चीज़ें आपको रटनी है। और ये आर्टिकल, ये मनी बिल का आर्टिकल आपको जो है अपने दिमाग में एकदम चिपका लेना है एज इट इज़, ठीक। अभी हमने ये छोड़ रखा है। हमने क्या देखा है, हमने आर्टिकल 85 और मनी बिल के धागे खोल दिए एकदम कायदे से, है ना। मनी बिल स्पीकर लाता है 110(3), लोकसभा क्या कर सकता है, सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगा, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, फॉर्मेलिटी है, पावर लोकसभा की है, एक्सेप्ट करे ना करे। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशन देना होता है। लोकसभा में ही सिर्फ मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है ना, यानी 109 का ए, ठीक है। और प्रेसिडेंट विद होल्ड तो कर सकता है, ठीक, मनी बिल को लेकर के, बट इसको वापस रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकता है। तो ये इतनी चीज़ हो गई आपकी दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो जो पॉइंट है बस दिमाग में एज इट इज़ धरते चले जाइए, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात आई तो इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि स्पेशल, है ना, सिंपल करके आपको मालूम है कि ये सब फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, पूछता है। तो स्पीकर, एस से स्पीकर और एस से सिंपल, आप 2 मिनट के लिए ऐसे याद रखिए कि स्पीकर जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट होता है, ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए कि जो स्पीकर होगा वो जितना सिंपल होगा, जितना दिखने में सिंपल होगा, विचार उसके उतने अच्छे होंगे, उसका ऑरा उतना अच्छा होगा। ऑरा हमेशा कब डेवलप होता है, सिंप्लिसिटी को लेकर के, है ना। हालांकि अब आजकल तो रील की दुनिया है तो लोग सिंप्लिसिटी को नहीं पसंद करते हैं, बट जो आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, जो आप लोगों ने सुना यही ना कि सिंप्लिसिटी सब कुछ है, तो स्पीकर क्या है, सबसे पावरफुल मान लीजिए हो गया लोकसभा में, तो वो उसको क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल मेजॉरिटी हो गया स्पीकर का, ठीक है। अब देखिए, फिर हम थोड़ा सा बताते हैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्रेसिडेंट को लेके, ठीक। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो हमने आपको भी बताई है और आपको याद रहेगी। एक तो देखिए कि इमरजेंसी जब ये डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट, तो किन किन आधार पर डिक्लेयर करता है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आर्टिकल 252, है ना, आर्टिकल 252 जो है, जो उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, तो किन किन फैक्टर्स पे हो रही है। तो जब डिक्लेरेशन ऑफ वार, युद्ध हो जाए, ठीक, एक्सटर्नल एग्रेशंस हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, है ना, बाहरी कहीं अटैक हो जाए, ठीक। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानने वाला है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। तो एक तो युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन और सशस्त्र विद्रोह, ये आपको पता आना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था कि ये पहले था इंटरनल एग्रेशन, है ना, आंतरिक जो विद्रोह या एग्रेशन था उसको रिप्लेस किया गया था सशस्त्र विद्रोह से, है ना। समझ रहे हैं चीज़ें आप, आपको जो अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि किस लेवल का आपको कंटेंट दिया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनको ही पता होगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो किन किन फैक्टर्स पे, एक तो युद्ध के, एक एक्सटर्नल एग्रेशंस, है ना, बाहरी, जब मान ली कोई बाहरी से अटैक हो गया किसी कंट्री ने, ऐसा करके आप लिख सकते हो ना, दिमाग में बैठा लो याद करने के लिए। बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी कुछ सिचुएशन डेवलप हो गई। और सशस्त्र विद्रोह, और सशस्त्र विद्रोह, ठीक। और ये सशस्त्र विद्रोह आया कब था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। पहले था इंटरनल एग्रेशन और इस इंटरनल एग्रेशन को हटा दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। तो
तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, अगर याद कर पाएँ तो देख लीजिएगा, वरना कि आर्टिकल 267 किसका है, कॉन्टीजेंसी फंड का है, थोड़ा सा बताएंगे आपको। अभी ये क्वेश्चन बनता है इसमें, हाई कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ये ऑन ड्यूटी और रिटायरमेंट के बाद, ऑन ड्यूटी और रिटायरमेंट के बाद सैलरी कहाँ से लेते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड और फंड ऑफ इंडिया से कि स्टेट से, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको भी बता दी जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, घुमा के कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़ों को गिरा देती है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के बारे में, और इस बार आपको जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा आप इस बार वाइस प्रेसिडेंट पढ़ के जाइएगा, सारा करा देंगे, तब भी आप एक बार लक्ष्मीकांत उठा करके वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है उसको मोटा मोटी देख लीजिएगा। हालांकि हमारे नोट्स देखने के बाद आपको नीड उसकी नहीं पड़ेगी, बट वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हाल में साल 2 साल में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेसिडेंट रिज़ाइन किसको देगा, बस सिर्फ दिमाग में चिपकाते चलो, कुछ नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ आ गई, कभी पॉलिटी कभी क्या, सिर्फ आपके दिमाग में रटवाना है। हम हिस्ट्री पढ़ाने लगें या हिंदी पढ़ाने लगें तो आप समझ लो कि हिंदी इस बार आएगा। हम आपको जो सब्जेक्ट जैसे पढ़ाते चल रहे नोट से, वैसे आपको अपने दिमाग में चिपकाते चलना है बस। प्रेसिडेंट के बारे में ये चीज़ बता दी, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको घुसा रहे हैं। प्रेसिडेंट रिज़ाइन करेगा वाइस प्रेसिडेंट को, इम्पॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का जहाँ जहाँ जिक्र होगा, ठीक है। और हु एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन हर साल, ठीक है। और जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, ठीक। पहले क्या होता था, अर्लियर, पहले प्रेसिडेंट वॉज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस बोथ हाउसेस एवरी सेशन, ठीक, रिक्वायर्ड टू एड्रेस बोथ हाउसेस, नॉट रिक्वेस्टेड। अर्लियर क्या होता था पहले कि प्रेसिडेंट को जो है रिक्वायर्ड टू एड्रेस बोथ, हर सेशन, हर एवरी सेशन में जितने सेशंस हो रहे हैं सबको प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा है। ये भी पूछ सकता है, देखिएगा सिर्फ एक वर्ड से आपको घुमाएगा ये, देखिए सेंटेंसेस में कितने बनेंगे। प्रेसिडेंट एड्रेस ईच ईयर फर्स्ट सेशन, ठीक, प्रेसिडेंट एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेस, है ना। अर्लियर प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू एड्रेस बोथ द सेशंस, बोथ द हाउसेस एवरी सेशंस, अर्लियर लगा दिया, ठीक। या फिर ये दे दिया, बट आफ्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन ओनली एड्रेस स्टार्टिंग और द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कितना कंफ्यूज कर देगा इतने में आपको। तो आपको क्या याद रखना है कि भैया देखियो, एक बात साफ साफ सुन लो, जो पहले होता था, पहले प्रेसिडेंट साहब बहुत खाली रहते थे, उनको बुलाया जाता था और उनको कहा जाता था कि माननीय जी आपको सारे सेशन जो हैं, सारे सेशन आपको एड्रेस करने हैं। फिर पहला संविधान संशोधन आता है, कहता नहीं पहला सिटीजन है देश का, ठीक, एक गरिमामयी पद है देश का, इनको जो पहला सेशन होगा वही एड्रेस करना है। सिर्फ पहला सेशन जो होगा जनरल इलेक्शन के बाद, सिर्फ वही सेशन को एड्रेस करना है, ना कि सारे सेशन को एड्रेस करना है। तो कहा गया चलो भैया ठीक है, यही इम्प्लाई हो गया। 61 क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 61वां जो है, ठीक है। कब इम्पीच होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। अच्छा चलो अब इम्पीचमेंट की बात में डिटेलिंग में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो आर्टिकल 21 स्पीकर के लिए आपको बताया था ना, स्पीकर सिंपल रहेगा, तो स्पीकर से सिंपल मेजॉरिटी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको 2/3 मेजॉरिटी याद रखनी है टू पास, ठीक। पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि इम्पीचमेंट दोनों हाउसेस से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, दोनों हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक। आर्टिकल 61 है और 2/3 मेजॉरिटी लगती है। 14 days प्रायर नोटिस गिवन टू, क्या किसको देना है,
प्रेसिडेंट को दी जाती है, बट मेकिंग श्योर that notice must be signed by not less than 1/4 of total member of house giving intention। ठीक है, समझिए बात को कि 2/3 मेजोरिटी लगती है पास करने में रेजोल्यूशन को, 14 दिन की प्रायर नोटिस लगती है, इन रिटर्न साइंड कितने, बाई नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, मतलब 1/4 मेंबर, मिनिमम वन फोर्थ मेंबर द्वारा साइन होना चाहिए वो रेजोल्यूशन, और 14 दिन पहले। ठीक, MP MLA कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट हैज़ टू वैकेट द सीट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। समझ रहे हैं आप, सांसद हैं या विधायक हैं उनको क्या प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे वो बनेंगे उनको अपनी वर्तमान जो सीट है वो छोड़नी होगी। ठीक है, तो इम्पीचमेंट में ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। एक तो 2/3 मेजॉरिटी लगती है, दूसरा 14 दिन की प्रायर नोटिस लगती है जिसमें मिनिमम 1/4 ऑफ टोटल मेंबर रिटन साइंड होता है ये नोटिस। ठीक है, अब देखना इसमें ये है और ये बता दिया है। ठीक, हालांकि इसका कोई ज़्यादा वो मतलब नहीं है। और देखिए मनी बिल के बारे में भी आपको बताया था ना कि मनी बिल को विदहोल्ड तो कर सकता है, एक पॉइंट यहाँ से रख लीजिए, लेकिन वापस नहीं कर सकता है लोकसभा के पास फॉर रिकन्सिडरेशन। ठीक है, और फाइन जैसे ये लिखा, फाइनेंस बिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेसिडेंट एब्सेंट है किसी भी कारण से, सपोज डेथ हो गई, इम्पीचमेंट हो गया या वॉट एवर रीज़न इट इज़। ठीक है, तो कौन आएगा उसकी जगह, वाइस प्रेसिडेंट आएगा। चलिए वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हैं या कोई बाधा के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो कौन पोजीशन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, है ना, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये छोटा दिखने में लग रहा है आपको कि 2 लाइन में सर क्या लिखें, लेकिन ये हिला के रख देगा क्वेश्चन आपको। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि क्या दिया जा रहा है आपको। ठीक है, कितने कम समय में आपको क्या क्या चीज़ें रटाई जा रही हैं। ठीक, वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। अगर पोस्ट खाली है प्रेसिडेंट की तो 6 मंथ से एक चीज़ और याद रखनी है कि जो साल में 2 सेशन पार्लियामेंट के होने ही होने हैं। ठीक है, और वो क्या था, आर्टिकल 85 था, और 2 सेशंस होने ही होने हैं, और मैक्सिमम गैप 6 महीने का होगा, है ना, मतलब गैप जो है 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा लेना ताकि आगे आपको अलग से उसमें मेहनत ना करनी पड़े कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है। एक तो अटॉर्नी जनरल आपको पता ही होगा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज लाइक दिल्ली एंड पौडुचेरी। यही 2 जगह हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अच्छा, आप ये बताइए कि यूनियन टेरिटरीज़ में अगर बात करें तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज सबसे बड़ी कौन सी है एरिया वाइज, और यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कौन सी है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और आपने यहाँ तक वो किया है तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी कौन सी है, पॉपुलेशन वाइज टॉप पे कौन सी है यूनियन टेरिटरी। तो इन लोगों को ये अपॉइंट करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप हालांकि नहीं पढ़ते हैं, मिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर दे दे कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कि नहीं, आप अटॉर्नी जनरल पढ़े होगे बता दोगे, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का बता दोगे। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ें फंसने लगोगे इन सब चीज़ों में, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं कि हाँ, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो एसओ होते हैं उनको अपॉइंट करता है, और SC ST के जो एसओ होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। कौन? राष्ट्रपति साहब। ठीक है,
चेयरमैन फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी करेगा? यस। स्पेशल ऑफिसर फॉर ST/ST? यस। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पर क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है। वो एक आर्टिकल इसमें आपको और बैठे बैठे दिमाग में चिपकवा देते हैं आपके 123, आर्टिकल 123। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग आर्टिकल 143 से। इसमें ये सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, है ना। इसमें ये सलाह लेता है। और 1, 2, 3 में ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश शायद हिंदी में बोलते हैं, अध्यादेश, उसको ये इशू करता है 1, 2, 3 आर्टिकल में। होता नहीं है रेस शुरू होने से पहले 1, 2, 3, तो ऐसे ट्रिक्स याद किया करिए तो ज़िंदगी में नहीं भूले। समय भी ना मिले रिवाइज करने का तो भी आप वहाँ पे एकदम मरोड़ मरोड़ के रख दो क्वेश्चन को। 1, 2, 3 क्या करो? ऑर्डिनेंस इशू कर दो, फटाक धड़ाम से इशू हो गया ऑर्डिनेंस। 143 है ना, 143। ठीक, 143 क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से इसमें जो है ये डिसीज़न और वो राय मांगता है। हालांकि बाध्य नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो इसको दे उसको ये फॉलो ही करे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 123, 143, 61 से इम्पीचमेंट था और आर्टिकल 85 बताया आपको। देखिए कितने रटवाते चल रहे हैं, आपको कितने आर्टिकल ऐसे ही घुस जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक, 85 हो गया वो 6 महीने गैप वाला। और आर्टिकल 267 था कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, ये। ठीक है, तो आर्टिकल कितने हमने रटवा दिया आप खुद देखिए। 267, मतलब बात देखिए क्या होता है तरीका रटवाने का, कि हम आपको पढ़ाते भी चल रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको आर्टिकल वाला भी क्वेश्चन रटवाते चल रहे हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने, आप आर्टिकल वाला भी कोई आ जाएगा तो उसकी बैंड बजा दोगे। आर्टिकल 267 हो, 85 हो, 61 हो, ठीक। यहाँ पे कुछ 123, 143, ठीक। और उधर 109, 110 है ना, सारे तो आपको करवाएं कितने ढेर सारे। अभी आगे बहुत आर्टिकल करवाएंगे, इतने करवाएंगे कि आपका आर्टिकल हो जाएगा फेवरेट। आप पूरे पेपर में ये ढूंढोगे आर्टिकल वाला क्वेश्चन मिल जाए तो हम पहले 1 नंबर पक्के कर लें अपने। 111 नंबर VIP लग रहा है, 111 नंबर VIP लग रहा है, काफ़ी 111 सुना सुना लग रहा है। तो भैया देख लेते हैं कि भैया इसमें क्या है। बिल को लेकर के रहेगा ये, एसेंट या तो देगा या विदहोल्ड कर लेगा बिल को लेकर के। ठीक, ये दिया, नहीं दिया, दिया, ऐसे याद कर लीजिए। 3 डंडे रखे हैं इसके पास, मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक है और इसी के साथ एक आपको हमने क्लास फर्स्ट में पहली जो क्लास है उसमें आर्टिकल 245 बताया था। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है 245। ठीक है, और 244 क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज एक्सेप्ट MAMT, ममता ट्रिक। ममता के अलावा जितने राज्य हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करना ट्राइबल अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, यानी ट्राइबल एरियाज़ को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो आर्टिकल 244 के थ्रू है। लेकिन ममता वाली जो स्टेट्स हैं, ममता, इनको छोड़ के, यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक, एंड मिजोरम। ठीक है, ठीक है, मेघालय, ममता, मेघालय, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्टेट्स को छोड़ करके, मेघालय, मिजोरम, आसाम एंड त्रिपुरा, इन स्टेट्स को छोड़ करके बाकी स्टेट्स में, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है आर्टिकल 244। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा कि पूछा कितनी बार गया है
कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं डिक्लेयर्ड बाई, कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि ये एरिया शेड्यूल्ड एरियाज़ है। किसकी कंसल्टेंसी लेता है? गवर्नर की, राज्यपाल की, है ना, कि भैया इसको मैं डिक्लेयर करने की सोच रहा हूँ शेड्यूल्ड एरिया। तो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। सलाह गवर्नर देगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको हमने अभी तक इसमें रटवा दी है। और देखिए अभी स्टार्टिंग में इसमें अभी आप जुड़ सकते हैं। ठीक, अभी आप जुड़ सकते हैं, अभी सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है। बाद में आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि जब आप क्लास ले रहे थे तो 100 थी, क्योंकि अब आगे भी इन फ्यूचर भी बैचेस चलेंगे, पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो जीएस सेम ही रहती है, तो ये सब बैचेस चलते रहेंगे और हर बार ये बैचेस चलेंगे और यही सेम क्लासेस चलेंगी हर बार। बट समय के अनुसार उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड होंगे और ऐड होंगे। ठीक है, जैसे इस बार ये चला, फिर ये पूरी सेशन कंप्लीट हो जाएगी जीएस की, जो सिर्फ पेड के लिए हो जाएगी। और वो क्या करेगी, हर बार हर एग्ज़ाम में पीयूपी पीसीएस की यही चीज़ पेड में मिलेगी आपको। बट उसके साथ उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक, 20-25 क्लासेस और एक्स्ट्रा मिलेंगी और डेप्थ में जा कर के। जैसे ये तो पीसीएस के लिए तो समझिए एकदम बाप है ये कंटेंट, कोई तोड़ा नहीं, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, किसी स्टेट का गॉड फादर कंटेंट है ये। ठीक, कोई मुकाबला नहीं है, आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। तो 100 में है, आप जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चैनल का जो नाम है वो टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए, वरना ये नंबर है 94-5 सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस, मतलब अचूक है, मैं फेवरेट है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चंस है ये सब। पहले बता चुके हैं, 1 2 3 धड़ाक इशू हो गया ऑर्डिनेंस। ठीक, कहाँ से इमर्ज हुआ कॉन्सेप्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस क्या है? प्रेसिडेंट इसको इशू करता है 123 में, तो जब इशू करेगा तो विड्रॉ भी तो करेगा, तो वो उसको किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है, एनी टाइम ही कैन विड्रॉ। ठीक है, देखिए ऑर्डिनेंस के सारे धागे खोल दिए, बस इतनी से ऑर्डिनेंस पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ के जाना प्री में। मेंस में जो आपको मर्जी आए आप अपना सर पटकना। ठीक, बाकी मेंस को भी टैकल करने के लिए प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा कि मेंस के लिए क्या कंटेंट दिया गया है। आप अपना सर पटक लोगे दीवार में कि अभी तक आप कर क्या रहे थे। बस ज़्यादा बोलेंगे नहीं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट इशू कर रहा है, 123 है, किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका जिक्र हुआ है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठा है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। दोनों हाउस के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, कब इशू होता है? व्हेन बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन, तभी तो इशू होगा। दोनों हाउसेस किसी कारण सेशन पे नहीं है, ऑर्डिनेंस लगा दिए प्रेसिडेंट ने। सीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग, समझिएगा बात को। अभी आपने पढ़ा कि 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, प्रेसिडेंट की कुर्सी मैक्सिमम 6 मंथ खाली हो सकती है, चुनाव कराना ही पड़ेगा। साल में 2 बार कम से कम ट्वाइस सेशन पार्लियामेंट में होने ही होने हैं। सब जगह 6 महीना सुन रहे थे, यहाँ पे आ गया वीक्स, यहाँ 6 महीना दे देगा, बहुत लोग धड़ाक से जाकर मार देंगे कि लिखा रहेगा इट सीजेस टू ऑपरेट एट एक्सपायरी ऑफ 6th मंथ फॉर द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। तो बहुत से लोग होंगे जो क्या करेंगे, 6 मंथ को याद रखेंगे और धड़ाक से मार देंगे, बल्कि नहीं, 6 वीक्स ध्यान रखना है इसमें आपको, 6 वीक की बात होती है। तो बस आपको क्या करना है, देखिए ऐसे दिमाग में बैठाइए, दिमाग में कैसे बैठाना है हम आपको बता रहे हैं। ऑर्डिनेंस की बात हुई ना, तो ऑर्डिनेंस की बात हुई तो आप बस ऐसे दिमाग में लिख लो, 123 प्रेसिडेंट, ठीक, 6 वीक्स,
सीजेस टू ऑपरेट एट एक्सपायरी ऑफ 6 वीक। मतलब देखिए, जब 2 सेशन नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू हुआ। अब ठीक है, 2 सेशन नहीं है, असेंबली हुई तो वो हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 6 वीक में जैसे कि रीअसेंबली हुई, अपना ये अपने आप बंद हो गया। और दूसरा, प्रेसिडेंट जब चाहे इसको क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ठीक, कहाँ से लिया गया, GOI से लिया गया 1935।